नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आरएन के में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भाग्य का खेल। अरे बेटा राजेश, तुम दिल्ली से कब आए बेटा? प्रणाम आंटी जी, कल ही तो आया हूँ, कहकर राजेश अपने दोस्त की माताजी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए मोहित की माताजी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा मगर कोई नहीं था। राजेश बोला, आंटी जी, क्या आप मोहित को ढूंढ रही हैं? दरअसल उसे बहुत ज्यादा काम था तो इसी कारण नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। बेटे की आने की उम्मीद में अम्मा जी की आंखों में जो चमक आई थी वह एकदम से गायब ही हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में मोहित के बाबूजी भी आ गए और तब तक अम्मा का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अम्मा के सामने मोहित के बचपन की यादें ताजा हो गई। कितनी मन्नतों से मांगा था मोहित को उन्होंने भगवान से। कभी चोट मोहित को लगती थी तो दर्द अम्मा को होता था। अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी अम्मा अपने इकलौते बेटे को। आज उसी बेटे को अम्मा बाबूजी अपने स्टेटस के ही नहीं लगते। मोहित, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे दोस्त, जो तुम अपने माँ और पिताजी का सहारा भी उनके बुढ़ापे में ना बन सको। तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में ही जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हालत में रह रहे हैं? राजेश ने मोहित को बहुत समझाना चाहा। मोहित, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल अपनी दोस्ती तक ही सीमित रहो ना। मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं इसे जी सकता हूं। अब मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, ये मुझे तुमसे जानने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ दिन भर में इतने मरीज आते हैं, अगर इन्हें छोड़कर मैं एक दिन के लिए भी गांव चला जाऊं तो मेरा हजारों रुपयों का नुकसान हो जाता है। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा बताओ? मैं अपने करियर को छोड़कर गांव में नहीं जाऊंगा। और गांव में रखा ही क्या है? अम्मा बाबूजी को यहाँ रहने को कहता हूँ तो वह भी जिद पर ही अड़े हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ पर इतना कमाता हूँ कि जो हर महीने उन्हें पैसे भेज दूँ। मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी अलग से खर्चे हैं। लेकिन अम्मा बाबूजी हैं जो चाहते हैं कि हर महीने मैं उनको बस पैसे ही भेजता रहूं। अरे पैसे कमाने के लिए यहाँ रहना भी तो होगा ना मैंने। बस उनकी तो एक ही आस है कि बस बेटा हमें पैसे भेजता रहे। मोहित, तू डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा अम्मा बाबूजी के पास भेज भी देगा तो तुझे कोई कमी नहीं आ जाएगी। ना तो तू उन्हें अपना समय देता है, ना ही पैसा। उनका भी तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। एक साल से ऊपर हो गया है तो अपने अम्मा बाबूजी से अभी तक नहीं मिला। वह भी अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। राजेश यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन मोहित को इन बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। मोहित अपने अम्मा बाबूजी का इकलौता ही बेटा था। हर काम को लगन से करता था और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा और उनके काम को भी संभाल लेगा। जब मोहित थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी भैंस एक बार बीमार पड़ गई और बाबूजी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। डॉक्टर जब तक आया तो उसे इलाज करने के लिए बहुत पैसे बाबूजी से लिए और गांव आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे।
मोहित ने सोचा कि अगर गाय भैंसों के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों ना वह इंसानों का डॉक्टर बने। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है और उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। अब अम्मा नहीं चाहती थी कि मोहित डॉक्टर बने, क्योंकि ऐसा करने पर वह उन्हें छोड़कर दूर चला जाता। लेकिन मोहित तो जिद पर अड़ा था और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। मोहित का सिलेक्शन भी हो गया। अब वह पढ़ने के लिए शहर चला गया। बूढ़े माँ बाप अपने आंखों में आशाओं की उम्मीद लेकर अपने बेटे को शहर भेज देते हैं। लेकिन अम्मा चिंता में डूब गई और अपने पति से कहने लगी, अब आपका काम और जमीनें कौन संभालेगा। बाबूजी बोले, तो उसके लिए तो मैं हूँ, तुम बस यही दुआ करो कि वह एक बहुत अच्छा और एक सफल डॉक्टर बने। अम्मा जी सोच में डूब गई, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं था। तो उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम भी किया और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा जी दुकान गिरवी रखने के हक में भी नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह दोबारा इसे छुड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन मोहित ने कहा कि वह बड़ा डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसके अम्मा और बाबूजी एक दिन राज करेंगे। कुछ सालों के बाद मोहित की डॉक्टरी भी पूरी हो गई और उसकी एक बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी भी लग गई। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव की ही किसी एक लड़की से हो, लेकिन मोहित ने साफ साफ कह दिया कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है जो कि उसके साथ ही काम करती है और वह डॉक्टर है। मोहित की शादी रिया से हो गई। रिया भी उसकी तरह गांव से नफरत करती थी और रिया नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी उनके साथ रहे। अम्मा बाबूजी क्या जानते थे, इसीलिए वह मोहित के घर नहीं आते थे। गिरवी जमीन को छुड़ाने के लिए जब बाबूजी ने मोहित से पैसे मांगे तो मोहित ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो और दुकान को भूल जाओ। यह सुनकर बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, बेटा तू नहीं जानता कितनी मेहनत से खड़ी की मैंने यह दुकान। अगर ये दुकान नहीं होती तो हम तुझे ना तो पढ़ा पाते ना ही डॉक्टर बना पाते। लेकिन मोहित को इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। वह अपने शहर की जिंदगी में व्यस्त हो गया। मोहित की पत्नी रिया भी एक डॉक्टर ही थी। जब उसका बेटा हुआ तो वह 6 महीनों के बाद ही अपने बेटे को कृषि में छोड़कर नौकरी करने लगी। अम्मा जी चाहती थी कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन रिया ने तो ठान रखा था कि वह अपना बेटा गंवार लोगों के हाथ में नहीं देगी। इसीलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई न कोई बात बना लेते थे और उन्हें आने को साफ मना कर देते थे। गांव में अम्मा याद करने लगी कि मोहित का बेटा कबीर अब कुछ बड़ा हो गया होगा, अब चलने लगा होगा, कितने महीने का हो गया होगा, हमने अपने पोते की शक्ल तक नहीं देखी। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि मोहित यहीं गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा और हमारे आंगन में ही मोहित के बेटे की किलकारियां गूंजेंगी, पर यह तो एक सपना ही रह गया। और यहाँ देखो, घर का आंगन सुनसान पड़ा है। अगर मोहित यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। दुकान तो मोहित ने रहने नहीं दी। अब इन हाथों से भी इतनी ताकत नहीं थी कि कहीं जाकर वह नौकरी ढूंढ लेते
या फिर कर लेते। अम्मा बाबूजी की तबीयत भी अब ज्यादा खराब रहने लगी थी। मोहित को जब राजेश ने अम्मा बाबूजी के हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि रिया माँ बाबूजी को अपने साथ रखने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। लेकिन वह पैसे उनके लिए काफी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के माँ बाप गरीबी की हालत में रहने पर मजबूर हो गए। उनकी हालत बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से मोहित उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन रिया ने उन्हें अपने घर में रखने से साफ इनकार कर दिया और मोहित से बोल दिया कि वृद्धाश्रम छोड़ आए। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ सी गई। सोचने लगे, यह कैसी विडंबना है कि डॉक्टर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। मोहित का बेटा कबीर भी अब बड़ा हो चुका था और उसे भी उन्होंने डॉक्टर बनाने का ही सोचा हुआ था। उसे डॉक्टरी करने के लिए उन्होंने उसे विदेश भेज दिया। मोहित ने बहुत सारा लोन लेकर अपने बेटे कबीर के लिए बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब उनका बेटा कबीर विदेश से डॉक्टरी कर भारत लौटा तो उन्होंने कबीर को एक सरप्राइज के तौर पर उन्हें उनका अस्पताल दिखाया। लेकिन कबीर ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है, वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। मोहित और रिया दोनों जैसे ही सुन्न ही हो गए। कबीर, यह तुम क्या कह रहे हो? रिया बोलने लगी। हमने तो सोचा था कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे कारोबार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो है यहाँ पर, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन माँ, मैं विदेश की एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मेरी कल की फ्लाइट बुक है और मुझे कल ही निकलना होगा। कबीर ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी। मोहित और रिया दोनों को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कबीर, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना सारा कर्जा उठाया है, अपनी जिंदगी भर की कमाई हमने दांव पर लगा दी। अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमें यह दिन दिखाया? रिया के हाथ पैर तो जैसे सुन्न नहीं हो गए और बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे बेटे। तो इस बात पर कबीर बोला, आप शुरू से तो मेरे बिना ही रही हैं ना। मुझे तो आपने क्रस में छोड़ दिया था। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय तो आप अपने काम में व्यस्त थी। ना तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था, ना ही आपके पास, और दादू दादी को आपने कभी मुझसे मिलने ही नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता तो आप भी वृद्धाश्रम में जाकर रह सकते हैं, और वैसे भी दादू दादी भी तो वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? यह बात सुनकर जैसे रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने अम्मा और बाबूजी की तस्वीर आ गई। उसे लगा कि जैसे कबीर के रूप में उनके अपने ही कर्म उनके सामने आ गए हैं। रिया गहरी सोच में डूब गई। इसके आगे और कुछ ना बोल पाई और अपने कमरे में चली गई। मोहित भी आज ऐसा ही महसूस कर रहा था कि जैसे उस पर किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। आज उसे उसका दोस्त राजेश बहुत याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसके कर्तव्य याद दिलाता रहता था, परंतु उसने दोस्त की भी कभी नहीं सुनी। थोड़ा संभल कर मोहित और रिया ने एक फैसला ले लिया। अगले ही दिन वह उस वृद्धाश्रम में गए जहां अम्मा बाबूजी रह रहे थे।
जैसे ही अम्मा और बाबूजी ने उन्हें देखा तो उन्हें सामने देखकर उन दोनों की आंखों में चमक सी आ गई। अम्मा तो यही देखकर खुश थी कि उससे मिलने आज उसकी बहू आई है। अम्मा बाबूजी का यह व्यवहार देखकर रिया और शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वह सोच रही थी कि हमने अम्मा बाबूजी के साथ कितना बुरा किया और अम्मा बाबूजी आज भी हमारे साथ के उतने ही प्यार से बातें कर रहे हैं। रिया सोचने लगी कि माफी मांगू भी तो किस मुंह से मांगू, और मोहित अम्मा बाबूजी के पैरों में गिर पड़ा। हमें माफ कर दो माँ बाबूजी, हम आपके गुनहगार हैं। आज तक रिया ने अम्मा बाबूजी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब वह खुद उस स्थिति में खड़ी थी जिस स्थिति में उन्होंने अम्मा बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था, वह उनके दर्द को समझ पा रही थी। अम्मा बाबूजी की जर्जर हालत देखकर रिया और मोहित अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। बाबूजी, आप और अम्मा अब हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सह लिया है आपने इस उम्र में, अब और नहीं। मोहित और रिया अम्मा बाबूजी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने कबीर खड़ा था। रिया और मोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरान होते हुए रिया ने पूछा, पर बेटा, तेरी तो आज की फ्लाइट थी ना? मम्मी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूँ और यही आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आए हो। राजेश अंकल और आपको वृद्धाश्रम के बारे में बात करते हुए मैंने सुना था। जब आपने राजेश अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब बात बताई। जब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार को तरसता रहा और दादा दादी अपने बच्चों के पास रहने को तरसते रहे। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझाने से भी नहीं समझेंगे, इसीलिए मैंने यह सब नाटक किया था कि आप समझ सके कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मम्मी पापा, मैं बरसों से अपने दादा दादी का प्यार पाने को तरसता रहा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होने जा रही है। अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूँ। पोते की बात सुनकर अम्मा बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। रिया और मोहित के चेहरे पर भी आज गर्व भरी मुस्कान थी। आज कबीर को अपने दादा दादी का प्यार मिला और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वह हमेशा साथ रहने का सपना देखते थे। माँ बाप हजारों तकलीफें सहन करके भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। ताउम्र अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी मुसीबतों को हर लेते हैं। यहाँ तक कि आप अपने सपने और खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए ही माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो, खूब पैसे कमाए, एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनके बुढ़ापे की लाठी बने। यहाँ तक कि बच्चों के लिए माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा देते हैं, लेकिन वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि माँ बाप का परिवार अपने बेटे बहू और उनके बच्चों के साथ ही मिलकर बनता है। केवल पैसों की कमी पूरी कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप को साथ हमेशा रहो, यही चीज उन्हें खुशी देती है और जो उनके चेहरे की चमक बनकर दिखती है। तो दोस्तों, आपको यह पारिवारिक कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।